नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, पर राजनीति क्योंकि पारंपरिक परिभाषा स्वीकार नहीं करती, इसलिए यहां परिवार समाज की सबसे बड़ी इकाई होती है। दिल्ली में देखिए, जनता परिवार एक साथ एक मंच पर दिखा। लालू, मुलायम, नीतीश, देवेगौड़ा सब मुस्कुराते नजर आए। नीति और कार्यक्रम का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, यानी जनता का क्या होगा इसका फैसला नहीं हुआ है, पर मुलायम सिंह यादव जनता का कल्याण करेंगे, ये फैसला ले लिया गया। मुलायम सिंह कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ देश भर में प्रचार करेंगे, उसी कांग्रेस के खिलाफ जिसको समर्थन देकर सरकार बचाते रहे, और उसी बीजेपी के खिलाफ जिसके विषय में कहा जाता है कि मुलायम सिंह 2003 में जब मुख्यमंत्री बने तो सीएम बनाने के लिए दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। मुलायम सिंह अब उन्हीं किसान गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे जो उनके हिसाब से किसानों की थाली से रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि घर पर दावत देने में वो मोदी से गले मिलना नहीं भूलते हैं। तो मुलायम मोदी का स्वागत करेंगे, लेकिन आपके लिए, जनता के लिए संदेश ये है कि आप विरोध का झंडा उठाकर घूमते रहिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में नेता नीतीश कुमार ही होंगे। ये राजनीतिक पोर्टेबिलिटी है। जिस तरह आप एक मोबाइल नंबर को किसी भी कंपनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जनता परिवार के नेता कहीं भी मान्य होंगे, नेता एक ही होंगे। अगर आप मुलायम कंपनी के हैं तो भी नीतीश जी की सेवाओं का फायदा बिहार में उठा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी। जनता परिवार के सभी नेता ये कहते रहे कि बीजेपी की सरकार बता नहीं रही है कि वो कैसे जनता का भला कर रही है या करेगी। और दिल्ली में जब सारे नेता जमा हुए तो उन्होंने देश के लिए जो सबसे बड़ी बात कही विकास के लिए, वो बस यही था कि हम बीजेपी को हरा देंगे। ये है देश की तरक्की की योजना। उधर बीजेपी कह रही है कि ये हारे हुए लोग हैं, पर इस मोर्चे को 77 में जनसंघ का समर्थन भी हासिल था, इस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। यानी बीजेपी जब समर्थन दे तो राष्ट्रहित, और जब समर्थन ना दे तो विवादित। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में गोएबल्स की चर्चा खूब हुई। गोएबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था, जिसका काम सरकार की छवि को अच्छा बताना था। ध्यान दे तो हम में से हर कोई गोएबल्स है, बस मौके की बात है। तो आज इसी मौके को समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली जो कई राजनीतिक बदलावों का गवाह रही, उसकी यादें आज एक बार फिर ताजा हो गई होंगी। जनता परिवार बातों और अटकलों के बीच एक स्वरूप लेता दिखाई दिया। घोषणाएं मजबूती से हुई, पर कुछ सवाल अभी भी हैं जो बरकरार है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुलाब का माला माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने उनके गला में डाल दिया। जी हां, मुलायम सिंह यादव के गले में गुलाब की माला डाल दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि नेतृत्व की खुशबू से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पर सवाल इस बात को लेकर है कि इस गुलाब के पीछे कांटे क्या हैं। दरअसल विलय के जिस रास्ते को बीजेपी के खिलाफ विजय पथ माना जा रहा है, उसमें पहला सवाल दलों की राज्य में अहमियत को लेकर है, और यहीं से टकराव की स्थिति के संकेत भी मिलते हैं। सवाल यह है कि मुलायम की भूमिका बिहार के चुनाव में क्या होगी। सवाल यह भी है कि नीतीश और लालू की भूमिका यूपी के चुनाव में क्या होगी। और क्योंकि मामला फिलहाल राज्य की सत्ता को हासिल करना है, इसलिए हर फैसला अलग अलग दलों के हित से टकरा भी रहा है। शायद इसलिए भी लालू बिना पूछे कहते हैं, हमारे बीच कोई ईगो नहीं है। हम लोग एक हो गए और किसी के मन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ना नीतीश जी के मन में, ना लालू यादव के मन में, ना हमारी जनता के मन में। देश में वैकल्पिक राजनीति देने के दावे के साथ दिल्ली में तमाम चेहरे दिखे, तो एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि शासन की नीति क्या होगी। यानी अगर मोदी के मॉडल को चुनौती देना है तो जवाब क्या हो, ये फिलहाल किसी के पास नहीं है। सम्मिलित दलों के अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री कमल मुरारका, श्री मुलायम सिंह यादव से विचार विमर्श करके नीति वक्तव्य, चुनाव चिन्ह, नाम, झंडा, संगठन आदि पर निर्णय लेंगे। दशकों बाद जनता परिवार के सदस्य एक हो रहे हैं, तो चमक मुलायम के चेहरे पर सबसे ज्यादा दिखी। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा, उसे भी पहली बार लग रहा है कि विधानसभा में कुछ सहूलियत मिल जाएगी। और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश का राज यही का होता है। आपने देख लिया, जब जब हम लोग बैठेंगे, जब जब एक हुए तो राज यही का हुआ।
जनता परिवार समाज को जोड़ने की राजनीति का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाज के उस वर्ग से विरोध की आवाज भी उठ रही है जिसको नेतृत्व देने की पूरी कवायद है कि जो अभी महाविलय हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष भी होंगे मुलायम सिंह यादव और पार्टी के भी अध्यक्ष होंगे मुलायम सिंह यादव। सारी शक्तियां मुलायम सिंह यादव में निहित कर गई है। तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों रिश्तेदार हैं, जो कुछ करेंगे वो। नीतीश कुमार जी अपना स्थान कहाँ खोजेंगे उनको समझना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए महाप्रलय है और इस प्रलय में वो कहाँ चले जाएंगे उसका कोई ठीक नहीं है। बिहार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सबसे अहम ये कि इतिहास के पन्ने दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि जनता परिवार इतिहास से सीख लेकर आगे बढ़ेगा या इतिहास से प्रेरणा लेकर फिर उन्हीं सवालों में घिर जाएगा जिससे वो पिछले 40 सालों से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनके पास चलकर समझने की कोशिश करेंगे। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरोज सर, पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं जनता परिवार के बारे में तो हम जेपी से उसको शुरू करते हैं, मुरारजी देसाई से होते हुए वीपी सिंह से होते हुए आगे बढ़ते हैं। उस दौर को अगर हम याद करेंगे तो उसमें एक पृष्ठभूमि थी, एक बैकग्राउंड था उस समय, राइट। इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा हो या राजीव गांधी के खिलाफ घोटाले का मामला हो, ये सब इश्यूज थे। क्या सरोज सिंह साहब आपको लगता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ ऐसी कोई पृष्ठभूमि है जो मजबूती से जनता परिवार के समर्थन में एक हवा बना सकती है? आपने ठीक कहा कि जो पहले की कवायद थी, पहले जो एक हुए उसमें एक गुस्सा था कांग्रेस के प्रति, लेकिन आज जो घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, दिल्ली में जो आज हुआ वो एक डर है। और वो डर है नरेंद्र मोदी का, वो डर है भाजपा की ताकत का जो जनता परिवार को एक कर रही है। जी, बिहार में चुनाव इसी साल होने हैं, 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय राजनीति का मामला है, तो कहीं ना कहीं से एक डर जी जो है इन लोगों को एक सूत्र में बांध रहा है। एक अगर हम तुलना करें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तुलना भी करते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमेशा आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि जो भी वादे आपने किए वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वादों की डिलीवरी में और जो जनता के बीच एक गुस्सा था इमरजेंसी को लेकर या घोटाले को लेकर, उसमें कितना फर्क महसूस करते हैं आप? नहीं, सही बात है कि जो वादे हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, उसको पूरा होने में क्या समय लगेगा, नहीं होगा, वो तो सरकार जाने। लेकिन जमीन पर, जैसे आपने सही कहा कि जमीन पर उसका आउटकम उस तरह से नहीं आया जितने बड़े बड़े दावे थे। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करेगा। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं, इस दरमियान क्या नतीजे आते हैं, जो वादे हैं वो जमीन पर कितना उतर पाता है। जैसे कि कल की रैली की ही बात करिए, कार्यकर्ता समागम जो हुआ है भाजपा का, उसमें तमाम तरह के बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार को पैकेज देना है, बिहार में नौजवानों को रोजगार देना है, तरह तरह की बातें, जिस वादों की आप बात कर रहे हैं उन वादों को फिर दोहराया गया। हाँ। लेकिन जमीन पर बिहार में ये कितना उतरेगा, ये निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों को तय करेगा। लेकिन एक चीज मुझे समझाइए सर, मैं एक आपसे समझना चाहता हूं कि मान लीजिए बीजेपी के विरोध में या एनडीए के विरोध में अगर कोई मोर्चा तैयार होता है और इसकी तुलना पुराने जनता परिवार से करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि इमरजेंसी जैसे हालात हो या मुरारजी देसाई के जमाने वाली स्थिति हो तभी जाकर विपक्ष एक मजबूत हो पाएगा? क्या ये जरूरी कंडीशन है? जनता के बीच गुस्सा हो तो उस गुस्से को कैश करके एक नया मोर्चा कभी भी तैयार हो सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? मान लीजिए जो पत्रकार एक सिर से उसको खारिज कर देते हैं कि जनता परिवार एक नहीं हो सकता या एक साथ नहीं रह सकते हैं। नहीं, वही चीज है ना, जनता परिवार एक साथ नहीं रह सकता है, इसका तो एक इतिहास है, इसको सभी लोग जानते हैं। ठीक है। और आपने शरद जी के बयानों को देखा होगा, शरद जी भी कहते हैं कि भाई हम लोग झगड़ा ना करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। आज महाविलय की एक प्रक्रिया, एक चरण उसका पूरा हुआ है जी। लेकिन उस प्रक्रिया में जो चीजें सामने आई है, ये चीजें तो 6 महीने पहले से तय था कि मुलायम सिंह ही नेता होंगे। ये चीजें तो जब से ये बातें शुरू हुई है उसी दिन से लागू है। जो चीजें तय होनी थी कि पार्टी का क्या नाम होगा, पार्टी का एजेंडा क्या होगा, झंडा क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये सवालों के जवाब तो अभी भी आने हैं।
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से पूरी तालमेल के साथ, एक राय के साथ महाविलय की गाड़ी पटरी पर आगे नहीं बढ़ रही है। इसीलिए कमेटी बनाई गई जो आपकी जानकारी में है, सब लोगों की जानकारी में। तो ये जो नीति निर्धारण को लेकर अगर मान लीजिए देर होने वाली बात है, जैसे मुलायम वो कह रहे थे, शरद यादव साहब कह रहे थे कि नीति क्या होगी या मान लीजिए जनता के बीच में क्या कहकर जाना है, यह अभी तय नहीं हुआ है। चुनाव नजदीक है बिहार में, इसको आप कैसे देखते हैं बिहार के चुनाव से जोड़कर देखें तो? निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव को देखते हुए इन सब प्रक्रियाओं में तेजी लानी पड़ेगी और जल्द से जल्द ये तय करना पड़ेगा कि बिहार में जनता परिवार किस एजेंडे के साथ, किस नेतृत्व के साथ भाजपा और उनके सहयोगी दलों के मुकाबले में सामने आने वाली है। ये चीजें जितनी जल्दी तय होगी उतने जल्दी ये तय होगा कि महाविलय कितनी बड़ी चुनौती भाजपा गठबंधन को दे पाएगी। तो क्या आप मानते हैं सरोज सिंह साहब कि एक तरफ जहां बीजेपी के लिए समस्या है कि वो किसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े, रीजनल लेवल पर अगर कोई नेता प्रोजेक्ट करे तो शायद उसके अंदर समस्या आ जाए, उसी तरीके से महाविलय की स्थिति में नीतीश कुमार के होते हुए भी क्योंकि नीति निर्धारित नहीं हुई अभी, कार्यकर्ताओं को एक होने का संदेश बहुत जल्दी मिलेगा, अगर देर से मिलेगा, अगर मान लीजिए जल्द मिला नहीं तो वो समस्या भी उनके साथ पैदा हो जाएगी। दोनों कहीं ना कहीं एक ही स्थिति में खड़े नजर आए। नहीं, दोनों की स्थितियों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। पहला अंतर, जैसे आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बात करिएगा कि भाजपा किस चेहरे के साथ या एनडीए किस चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, तो उनके पास, जैसा कि अमित भाई शाह ने भी कल कहा कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जाएंगे, क्योंकि लोकल स्तर पर सभी जानते हैं कि कोई भी नाम आएगा तो विवाद तय है। लेकिन जब महाविलय की बात करेंगे या इस गठबंधन की बात करेंगे तो इसमें एक यूएसपी है, नीतीश कुमार का चेहरा है, जिसको बिहार की जनता पहचानती है, उस नाम पर उनको वोट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे समझूंगा जरूर कि क्या नीतीश कुमार का जो नाम रहा है उसका फायदा महाविलय को होगा या विलय का फायदा उठाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, और फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या वाकई महाविलय को इतनी आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है जिसकी कोशिश चारों तरफ या जिसकी बात कम से कम होती है? बहुत छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। जनता परिवार के विलय की घोषणा के बाद बिहार जेडीयू और आरजेडी में खुशी की लहर है। इन दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि विलय के बाद पहले बिहार फिर देश से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि आखिर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की घोषणा क्यों नहीं हुई। देखिए, विलय की घोषणा हो गई है, मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। सिद्दीकी जी से बात करते हैं। सिद्दीकी जी, विलय हो गया, क्या कहेंगे? विलय इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के को जो है यही कील ठोका जाएगा। सिद्दीकी जी का कहना है कि विलय हो गया है, और भी नेता हैं उनसे बात करते हैं। मंत्री ललन सिंह, ललन जी, आखिरकार विलय का ऐलान हो गया, कितनी खुशी? बिहार में इस विलय के बाद जो लोग मुंगेरी लाल का सपना देख रहे थे उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाए। लेकिन सब नाम की घोषणा क्यों नहीं? उम्मीद यह भी थी कि नाम और चुनाव चिन्ह घोषित ये तो जो अधिकृत हैं वो कमेटी बैठ के तय करेगी। हर चीज का एक फॉर्मेलिटी होता है, एक कमेटी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें कौन बड़ी बात है? भाजपा का नामो निशान तो इस विलय के साथ ही मिट गया। तो चलिए, काफी खुशी है। भोला यादव जी हैं। भोला जी, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। जनता दल परिवार एक हो गया है। देश में एक तीसरे विकल्प के रूप में ये स्थापित हो गया है और बीजेपी को भगाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम लोग बीजेपी को भगाएंगे और बिहार में स्थिर सरकार जनता दल परिवार देगा। अरे, विलय की घोषणा हो गई है तो यह स्वागत योग्य बात है, और ये जिस ढंग से बातें चल रही थी और जितनी बड़ी चुनौती सामने में है, सारे समाजवादी ताकतों का एकीकरण आवश्यक था, इसलिए हम सभी लोग इसका स्वागत करें। तमाम लोग खुश हैं यहाँ पे, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, सभी का कहना है कि अब बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव चिन्ह की घोषणा क्यों नहीं हुई है और पार्टी का नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ है? क्या अब भी कुछ पेश बाकी है? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कैमरा पर्सन महीप के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना।
सरोज सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरोज जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, गवर्नेंस की बात होती है, हर दल कहती है कि हम गवर्नेंस के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आज जब 6 दलों के लोग मंच पर बैठे हुए थे दिल्ली में, क्या उनको देखकर गवर्नेंस का संदेश लोगों के बीच जाएगा? नीतीश कुमार को छोड़ दे तो बाकी कौन से गवर्नेंस के पर्याय हैं? न लालू रहे, न शरद यादव हुए, न मुलायम सिंह यादव हुए, न देवेगौड़ा हुए, न INLD। क्या गवर्नेंस वाली इमेज जाएगी लोगों के बीच में? गवर्नेंस का जो संदेश देना है वो फिलहाल बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देना है। चुनाव अभी बिहार में होने हैं, ठीक है, और देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ। ये एक राजनीतिक गठबंधन है, चुनाव के लिए किया गया है, क्योंकि भाजपा की चुनौती सबके सामने है जी। उसके लिए ये महाविलय हो रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है लंबे समय से। आज उसका एक औपचारिक ऐलान किया गया, उसमें भी बहुत सारे पेच हैं। तो यहाँ पर जो चेहरा गवर्नेंस का है वो नीतीश कुमार के रूप में है, सभी जो जान रहे हैं। लेकिन जो एक समस्या है कि अगर नीतीश इस महाविलय की ताकत है तो इस महाविलय की कमजोरी भी है। ये द्वंद्व है। कैसे? उसका इस तरह से है कि जैसे एक नीतीश कुमार बिहार में अच्छे काम के लिए जाने गए, अब उनका 5 साल का पहले टर्म का टेन्योर अच्छा रहा, अच्छा काम हुआ, सेकंड टर्म में उनको बहुमत मिला, 2/3 में सरकार बनी। एक ऐसा इमेज है कि ये आदमी काम करेगा, काम करके इन्होंने दिखाया बिहार में, नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जब एक जनता दल परिवार एक हुआ, लालू यादव साथ हो गए, नीतीश कुमार के साथ हो गए, तो अब सवाल है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है और जो लालू यादव का वोट बैंक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका एकीकरण किसके नाम पर होगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन एक जो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है कि जो लालू प्रसाद का अपना वोट बैंक है, जो लालू यादव को चाहते हैं, पिछले 20 साल से उनके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, वो पूरा वोट बैंक नीतीश कुमार के चेहरे के साथ एकाएक आ जाएगा। क्योंकि बिहार के चुनाव में समय कम है, इसकी परीक्षा भी होनी है। तो क्या हम ये मानकर चले कि आप एक इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए देवेगौड़ा साहब बहुत बड़ी भूमिका सक्रिय तौर पर उनके अपने राज्य में राजनीति में नहीं है, राज्य के दक्षिणी हिस्से में सिमट कर रह गए। INLD की स्थिति है कि वो 3 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं सरोज सिंह साहब कि नीतीश कुमार पर एडेड बोझ पड़ेगा इन तमाम नेताओं का बिहार के चुनाव में? जैसे एडेड बोर्ड उस तरह से मत देखिए। मेरा कहना है कि चौटाला जी का रोल बिहार में क्या हो सकता है, एक सिंबॉलिक रोल है चौटाला जी का यहाँ पे। मुलायम सिंह के भी बात माने तो मुलायम सिंह भी एक तरह से सिंबॉलिक ही मान के चलिए। यहाँ पर जो मेन खिलाड़ी हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, ठीक है, और इन्हीं दोनों को महाविलय की गाड़ी को आगे ले जाना है। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग माथापच्ची ना करें, लालू नीतीश तक ही बिहार में समझे, है ना? आप ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर एक छोटा सा खेल है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की स्थिति कैसे समझाएंगे आप? 30 सेकंड है मेरे पास। कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं आप इन सब के बीच में? कांग्रेस के लिए तो देखिए, कांग्रेस के लिए 2 विकल्प है, जहां तक हमारी समझ है 2 विकल्प है। या तो वो महाविलय के साथ हो जाए, सीटों का तालमेल करें, या एक जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से खबरें आ रही है और जानकार सूत्र लोग बताते हैं कि कांग्रेस और मांझी अगर बिहार में कोई नया गठबंधन बनाते हैं, ये भी एंगल तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन बिहार में एक तीसरे खिलाड़ी के रूप में सामने आएगा और बिहार में राजनीतिक और चुनावी तस्वीर एक नए सिरे से फिर देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सिंह साहब, आप चर्चा में शामिल हुए, तमाम बातें अपने समझाने की कोशिश की। तो क्या कांग्रेस मांझी के साथ एक नया विकल्प बिहार में हो सकता है? वैसे विकल्प ढूंढने की कोशिश हो रही है। इन तमाम खबरों के बीच एक ही अच्छी बात हमारे आपके लिए, डीजल पेट्रोल सस्ता हो चुका है। तो आज दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।